हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केबीएस के सिलेबस में है भारतीय ध्वज तिरंगा के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है यूनिट 6 में। तो आज हम भारतीय ध्वज तिरंगा का मानक आकार, ध्वज संहिता, जो भी भारतीय ध्वज से संबंधित प्रश्न बनेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे, आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय ध्वज। भारतीय ध्वज जो है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय ध्वज यानी ध्वज संहिता कब बनी थी? तो ध्वज संहिता 1986 में बनी थी। तो पहला प्रश्न यह भी बन सकता है कि ध्वज संहिता कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी ध्वज संहिता। अगला पॉइंट है 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वह राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भावनाओं की अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को फैसला सुनाया था कि कोई भी मनुष्य सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार रखता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो तिरंगा झंडा फहराने का जो है मौलिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, और यह वर्णित है अनुच्छेद 19A में कि वह अपने तिरंगे झंडे को अपनी निष्ठा और भावनाओं के प्रति अभिव्यक्ति के साथ गर्व से फहरा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 23 जनवरी 2004 को आया था। मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है तिरंगे झंडे को फहराने का, कि हर नागरिक जो है अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक गर्व के साथ जो है फहरा सकता है। अगला पॉइंट है ध्वज संहिता का प्रथम भाग। तो ध्वज संहिता का प्रथम भाग है मानक ध्वज के विवरण और आयाम के साथ संबंधित है। तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, और यही चौड़ाई और लंबाई के अनुपात के अनुसार देखा जाए तो 2:3 हो जाएगा। भारतीय ध्वज तिरंगा 3 बराबर आयताकार पद्धतियों से बना है, जिसमें शीर्ष पर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे वाली पट्टी में हरा रंग है। बीच की पट्टी में गहरे नीले रंग नेवी ब्लू के अशोक चक्र में 24 तीलियां अंकित हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वह बराबर 3 आयताकार पद्धतियों में बटा हुआ है, जिसमें शीर्ष पर जो सबसे ऊपर है वह केसरिया रंग से बना है, और बीच का जो है सफ़ेद और नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है। और इस तीनों पट्टियों के बीच में जो सफ़ेद वाली पट्टी है उसमें गहरे नीले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां अंकित हैं। जैसे कि केसरिया रंग है जो, वह त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है तिरंगे में, वह शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग जो है तिरंगे में देश के शुभ उपजाऊपन, उर्वरता और विकास का प्रतीक है। और जो चक्र है वह गतिशीलता का प्रतीक है, कि निरंतर बढ़ते रहें, प्रगति की ओर रहें। और जो पांचवा है 24 तीलियां, वह 24 घंटे का प्रतीक है। तो इस प्रकार तिरंगे झंडे को जो कलर है और उसमें चक्र है, उस इन सभी प्रतीकों के माध्यम से समझा जाता है कि इन सभी रंगों का प्रतीक माना जाता है। त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग, शांति और सत्य का प्रतीक है सफ़ेद, देश के शुभ उपजाऊपन, उर्वरता और विकास का प्रतीक है हरा रंग, और गतिशीलता का प्रतीक है चक्र। 24 तीलियां प्रतीक है 24 घंटे का। जो चक्र का रंग नेवी ब्लू है, वह रंग जो है हिंद महासागर का प्रतीक है। तो नेवी ब्लू का जो कलर है नेवी ब्लू, वह किसका प्रतीक है? तो हिंद महासागर का। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चक्र का नेवी ब्लू रंग जो है या नीला रंग है, वह किसका प्रतीक है? तो हिंद महासागर का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि केबीएस के सिलेबस में यह दिया हुआ है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग सभी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वह हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय ध्वज का परिचय। भारतीय ध्वज का परिचय। प्रथम चित्रित ध्वज। जो प्रथम चित्रित ध्वज है वह सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने इसका सर्वप्रथम डिजाइन किया था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब और किसने किया है, तो 1904 में विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जी ने सर्वप्रथम 1904 में डिजाइन किया था। तो यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा लग रहा है कि पूछा गया होगा या पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में इसे कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो सर्वप्रथम इस झंडे को जो है 1906 में पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम झंडे को फहराया गया था, राष्ट्रीय झंडे को। अगला पॉइंट है, इस ध्वज को लाल पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया है। जो पहले तिरंगा सर्वप्रथम बना था तो वह कुछ इस प्रकार था, जिसमें पहला रंग था हरा और उसमें जो है 8 कमल का चित्र बने हुए थे, कमल के चित्र बने हुए थे, और बीच का जो पट्टी थी पीले रंग की थी और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो नीचे वाला पार्ट था तिरंगे झंडे का या राष्ट्रीय झंडे का, उसमें एक तरफ सूरज का चित्र था और दूसरी तरफ चांद का चित्र था। तो यह ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है 1906 और 1904 में जो डिजाइन किया गया था तो वह इस प्रकार था। ऊपर जो है 8, पहले वाले कॉलम में 8 कमल का चित्र था और हरे रंग की पट्टी थी, और बीच वाली पट्टी वंदे मातरम लिखा हुआ था, पीले रंग की पट्टी थी। नीचे वाला लाल रंग की पट्टी थी और सूरज का चित्र था, चांद का चित्र था एक तरफ। अगला पॉइंट है, हरी पट्टे पहली पट्टी हरे रंग की है जिसमें 8 कमल के फूल बने हैं। दूसरी पट्टी पीले रंग की है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। तीसरी पट्टी जो है लाल रंग की है और जिसमें बाईं तरफ लेफ्ट साइड सूरज का चित्र और दाएं तरफ राइट साइड चांद का चित्र बना हुआ था। द्वितीय चित्रित ध्वज कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। जो दोबारा तिरंगा डिजाइन किया गया था, झंडा राष्ट्रीय ध्वज, उसे जो है पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था 1921 में, और भारतीय झंडे का चौथा चित्र था यह। इससे पहले जो है 3 राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा चुके थे और जो पिंगाली वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किया गया था यह चौथा राष्ट्रीय ध्वज था। अगर सर्वप्रथम राष्ट्रीय तिरंगे की डिजाइन किसने किया है यह प्रश्न आए तो भगनी निवेदिता जी सही होगा। अगर सिर्फ तिरंगा किसने डिजाइन किया है या राष्ट्रीय झंडा किसने डिजाइन किया है तो पिंगाली वेंकैया जी सही होंगे। तो कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था 1921 में, और भारतीय झंडे का चौथा चित्र गांधी जी को दिया। फिर गांधी जी ने उस झंडे में सफ़ेद रंग एक चरखा का चित्र ऐड या चित्रित करवाए। तो जो वेंकैया जी ने डिजाइन किया था वह सिर्फ 2 भाग में था। तिरंगा था, मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा वह 2 भाग में था परंतु आयताकार में ही था। तो पिंगाली वेंकैया जी ने सिर्फ 2 भागों में ही डिजाइन किया था, कुछ इस प्रकार। एक लाल रंग की पट्टी थी और दूसरा हरी रंग की। यह पिंगाली वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने गांधी जी को दिया। तो गांधी जी ने इस झंडे को 3 भाग में डिवाइड करके ऊपर वाली पट्टी को जो है लाल रंग से कर दिया और बीच वाली पट्टी को सफ़ेद और नीचे वाली हरे रंग की। तो और इसमें जो है चरखे ऐड कर दिए गांधी जी ने। तो जो लाल रंग था वह हमारा हिंदू के प्रतीक था, हिंदू धर्म का, और हरा रंग जो है वह मुस्लिम धर्म का प्रतीक था, इस्लाम धर्म का। यह पिंगाली वेंकैया जी ने अपने झंडे में रंगों का प्रतीक बताया है। और गांधी जी ने जो सफ़ेद रंग जोड़ा था उसे जो है अन्य समुदाय के या धर्मों को समर्पित किए थे। तो गांधी जी ने जो है उसमें एक सफ़ेद पट्टी जोड़ी बीच में, 2 पट्टी को 3 पट्टी में डिवाइड किए और उसमें चरखे को ऐड किए थे। तो 1931 में लाल रंग को बदल करके केसरिया रंग कर दिया गया था। तो जो लाल रंग है उसे बदलकर 1931 में केसरिया रंग कर दिया गया था। फिर अगला पॉइंट यह है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तिरंगे झंडे के बारे में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान ध्वज को अपनाया गया। तो जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसे जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया या स्वीकार किया गया था। तो यह प्रश्न बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंगों का महत्व बना रहा, लेकिन चलते हुए चरखे के स्थान पर धर्मचक्र को स्थान दिया गया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इसके रंगों का महत्व उसी तरह बना रहा, परंतु जो चरखा था उसको हटा करके वहाँ पर धर्मचक्र जो अशोक स्तंभ से लिया गया है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया था।
अगला पॉइंट है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय ध्वज के 9 मानक आकार माने हैं। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है वह भारतीय ध्वज के 9 मानक आकार माने हैं। तो चलिए देखते हैं 9 मानक आकार वह कौन कौन से हैं। तो हमारा पॉइंट है मानक ध्वज परिमाप। तो पहला पॉइंट है जो भी जिस नंबर में सर्कल बना हुआ है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह पूछे भी जा चुके हैं प्रश्न किसी न किसी वनडे एग्जाम में या अन्य परीक्षाओं में, केवीएस में भी। तो उस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा। तो चलिए जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 9 आकार बताए गए हैं तिरंगे झंडे का, तो देखते हैं। पहला आकार है 6300 इंटू 4200 mm, यानी 21 फीट इंटू 14 फीट जो तिरंगे झंडे का माप है। और यह माप का तिरंगा झंडा जिस भवन पर बहुत लंबे ध्वज दंड लगे होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो 21 इंटू 14 फीट का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसे भवनों पर बहुत लंबे ध्वज दंड लगे होते हैं वहाँ पर इस ध्वज को प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, दूसरा है माप 3600 इंटू 2400 mm, यानी मिलीमीटर, 12 इंटू 8 फीट। तो 12 इंटू 8 फीट का जो 12 गुणे 8 फीट का जो ध्वज है वह लाल किला व राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति भवन पर जो ध्वज फहराया जाता है उसकी माप कितनी है, अगर मिलीमीटर में पूछ ले, mm में पूछ ले तो 3600 इंटू 2400 होगा। अगर फीट में पूछ ले तो 12 इंटू 8 फीट होगा। अगला पॉइंट है, टॉपिक नंबर है 2700 इंटू 1800 mm, यानी 9 गुणे 6 फीट। तो 9 इंटू 6 फीट। यह मध्यम आकार का के भवनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह दो जो ध्वज है इसका प्रयोग जो है हम मध्यम आकार के भवनों पर प्रयोग करते हैं फहराने का। अगला नंबर है, चौथा नंबर का ध्वज है 1800 इंटू 1200 mm, यानी 6 गुणे 4 फीट। तो 6 गुणे 4 फीट का जो तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, यह जो शहीद हो जाते हैं महापुरुष या हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे जो भी सेना के जवान हैं या अन्य महान पुरुष जो हैं जिनका योगदान सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा रहा है, तो उनके शहीद होने पर इस झंडे का उपयोग किया जाता है उनके पार्थिव शरीर के ऊपर रखने का। तो यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 इंटू 4 फीट का झंडा जो है वह शवों पर प्रयोग किया जाता है। पांचवा झंडा है, पांचवें झंडे का माप है 1350 इंटू 900 mm, यानी 5.5 फीट इंटू 3 फीट। यह छोटे भवनों पर फहराए जाते हैं यह झंडे। अगला पॉइंट है छठवा 900 इंटू 600 mm, यानी 3 इंटू 2 फीट। यह वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर बने होते हैं या लगे होते हैं। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर किस माप के तिरंगे झंडे लगे होते हैं। तो 900 इंटू 600 mm 3 इंटू 2 फीट का झंडा जो है वह वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर लगे होते हैं। अगला जो तिरंगा झंडा है या राष्ट्रीय ध्वज है हमारा सातवां, जो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार बताए गए हैं कि 9 राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकार माने जाते हैं। तो उसका सातवां जो मानक आकार है 450 इंटू 300 mm, यानी 18 इंटू 12 इंच। यह ध्वज जो है अति विशिष्ट विमान व रेल पर लगाए जाते हैं। तो जो 18 इंटू 12 इंच का जो तिरंगा झंडा है इसे जो है अति विशिष्ट विमान व रेल पर प्रयोग किया जाता है, फहराया जाता है या लगाया जाता है। आठवां तिरंगा झंडा है हमारा, तिरंगे झंडे की माप है 250 इंटू 150 mm, यानी 9 इंटू 6 इंच। आखिरी है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकार का जो 9 बताए गए हैं उसका 9वां मानक आकार वाला तिरंगा है 150 इंटू 100 mm, यानी 6 इंटू 4 इंच। यह मेज पर रखने के लिए यह तिरंगे बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तिरंगा झंडा हमारा कहाँ पे तैयार किया जाता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तिरंगा झंडा जो हमारा है उसे हुबली एक ऐसा संस्थान है जहाँ से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। हुबली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तिरंगा झंडा के उत्पादन एवं आपूर्ति की जाती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए देखते हैं तिरंगे झंडे से जुड़े और भी अन्य पॉइंट्स। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है 21 फीट गुणा 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किले के ऊपर फहराए जाते हैं। तो जो 21 इंटू 14 फीट का
यानी 6300 इंटू 4200 का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह हमारे पूरे देश में केवल 3 किलो के ऊपर फहराए जाते हैं। पहला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला, उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के नारगुंड किले और महाराष्ट्र के पनहाले किले पर भी सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, जो अशोक चक्र से लिया गया है। अगला पॉइंट है, नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की थी। तो वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति ने व्याख्या की थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला पॉइंट है, 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने कब जो है राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ मानक नियम तय किए थे? तो 1951 में। अगला पॉइंट है, 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता जिसे कहा जाता है, तो वह कब लागू हुई या कब बनी? तो 1968 में। हुबली एक ऐसा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडे का उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। अगला पॉइंट है, जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिए जाए, उसे ऐसी जगह फहराया जाए या लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बारे में बताया गया कि उसको कहाँ पे और कैसे फहराया जाना चाहिए। तो जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हो तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए और उसे ऐसी जगह पर लगाया जाए कि वह सभी के नज़र में, मतलब सभी को दिखाई दे, जहाँ से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगला पॉइंट है कि सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। उतारते समय बिगुल बजाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। तो यह कुछ नियम है कि बताए गए हैं कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए और कैसे और किस समय फहराया जाए और कब कब फहराए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब ध्वज भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया जाए और उतारा जाए। अगला पॉइंट है, ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। तो जो वक्ता हो मंच पर, उनका मुंह श्रोताओं यानी पब्लिक की तरफ हो, तब तिरंगा झंडा या हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वह दाहिने की तरफ हो हमेशा। अगला पॉइंट है, ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर, बीचों बीच या कार के दाईं ओर यूं लगाया जाए। दाईं ओर या तो बीचों बीच लगाया जाए गाड़ी में जब भी तिरंगा लगा हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें आप लोग या हम सभी लोग कि कभी भी अगर ऐसी गलत जगह पे दिखाई देता है तो उसको सुधारने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है, फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न कि बराबर में रखा जाएगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बराबर में किसी अन्य ध्वज या धार्मिक या किसी संस्थान या पार्टी के झंडे को उसके समान कभी फहराया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। तो इस प्रकार के नियम हैं जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हैं सम्मान के लिए। तो इसे ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं होना चाहिए। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। तो जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में, ऐसी जगह उसका मतलब उसे नष्ट करें कि जहाँ पे कोई देखे ना हो, कोई ना हो, एकांत हो, तो ऐसी जगह पे उसे नष्ट किया जाए। अब तिरंगे झंडे से जुड़े कुछ प्रश्न जो आप सबकी आगामी परीक्षा KVS UPT GT PGT में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह कथन किसका है?
एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह कथन किसका है कि ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? ए सचिंद्र प्रसाद बोस, बी सुकुमार मित्रा, सी पिंगाली वेंकैया, डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात की जाए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है तो पिंगाली वेंकैया होगा। और अगर बात की जाए सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता ने 1904 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। फिलहाल अभी तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो भारत के जो तिरंगे झंडे हैं, भारत के झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ए 1932, बी 1935, सी 1942, डी 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947 में जो है तिरंगे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, बी सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है, सी झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, यह भी सही है, डी चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। तो यह भी सही है। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 2:3 नहीं है बल्कि 3:2 है। अगर चौड़ाई और लंबाई की बात हो तो 2:3 होगा और लंबाई और चौड़ाई की बात है तो यहाँ पे 3:2 सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? ए झंडे को घुटने से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना, बी प्लास्टिक का झंडा फहराना, सी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारे सारे ऑप्शन हैं वह सभी सही हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय झंडे को घुटनों या किसी भी देश के राष्ट्रीय झंडे को घुटनों के नीचे कपड़ों के रूप में पहनना या प्लास्टिक का झंडा फहराना या राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना, यह सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। किसी भी देश का ध्वज हो उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊंचा कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए हरा, बी सफ़ेद, सी केसरिया, डी लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा केसरिया रंग है वह तिरंगे झंडे में या फहराते समय सबसे ऊपर रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केसरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। झंडे में इस्तेमाल किए जाने वाले सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन ए बलिदान, बी सच्चाई और विचारों की पवित्रता, सी जीवन की समृद्धि, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चाई और विचारों की पवित्रता का प्रतीक है सफ़ेद रंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? तो राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन, सी आम लोगों के घरों पर भी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगह राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है क्योंकि 26 जनवरी 2004 से फ्लैग कोड बदल गया है। अब सभी नागरिक को कहीं भी किसी भी जगह गर्व से झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई है। तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 आ या 19 प्रथम में जो है इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है, झंडे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आज़ादी या स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है
तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 फर्स्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं? ए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, बी भारतीय ध्वज संहिता, सी सिर्फ ए सही है, डी ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता में देश में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता कानून के तहत। तो देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता का नाम का एक कानून है जिसे तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है या अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 3:2। अगर लंबाई की बात आए तो 3:2 होगा। सबसे पहले लंबाई आता है तो 3:2, अगर चौड़ाई आता है 2:3। पर हमेशा जो है तिरंगे के जो अनुपात होगा 3:2 ही माना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 तीलियां। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो केसरिया रंग रहता है। यह प्रश्न अभी आगे देख चुके हैं ऊपर। अगला प्रश्न है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया जी ने। अगला प्रश्न है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1947 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसमें सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी पर कमल के 8 फूल बने थे, बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और जबकि सबसे निचली लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूरज बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। तिरंगा झंडा फहराते समय हमें कौन सी मुद्रा में खड़े होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सावधान मुद्रा में। हमेशा जब भी तिरंगा झंडा फहराया जाए तो हमें सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, सावधान मुद्रा में। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। अगला प्रश्न है देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? भारतीय ध्वज संहिता। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज संहिता कानून के तहत तिरंगे फहराने के नियम निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो यह प्रश्न लगभग तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।